हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। माय नेम इज हेमंत उब्रेस। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है सर, अपन सब जानते हैं। मैग्नेट बेन्स इंग्लिश मीडियम जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, मैग्नेट बेन्स हिंदी मीडियम जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है। दोनों पे सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट मतलब सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यू सब कुछ कराए जाते हैं। इवन हिंदी मीडियम पे तो क्लास 6 से लेकर 12 तक एजुकेशन है। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इसलिए कोई भी फ्रेंड हो हिंदी मीडियम का तो ले आना, क्योंकि पता नहीं है लोगों को। तो भैया हिंदी मीडियम भी है, फटाफट आ जाओ, तेजी में पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है सर, हाँ क्या हो गया भैया? अच्छा सर, एक डाउट और था, हमें थोड़ा नोट्स में दिक्कत आती है, तो उसके लिए क्या करें? मैंने कहा भैया उसके लिए आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये दोनों अवेलेबल है। सर लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। मैंने कहा अरे उसके लिए जाना पड़ेगा। किधर भैया? नीचे। नीचे किधर मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए और सीधे अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। सर आज क्या? मैंने कहा आज देखिए लास्ट है, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट है, टाइप 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। भैया मजा आने वाला है इसमें, एक तरफा मजा आने वाला है, इसलिए लोड नहीं लेना है। ठीक है, बस जम के पढ़ाई करनी है बिंदास तरीके से। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है। तो सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे। क्या देखेंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मस्त मजेदार लाजवाब। ठीक है, करें चालू। पहला क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन आप लोग जानते हो पहला क्वेश्चन आपको ही रीड करना है, मैं तो करता ही नहीं है, मैं हमेशा आपके हवाले छोड़ता है। तो भैया पेन कॉपी लेके फटाफट आ जाओ, जल्दी पेन कॉपी लेके फटाफट आ जाओ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे सर। फिर अपन आगे देखेंगे क्या होता है। भैया देखते हैं होता है क्या क्या, होता है क्या क्या। जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाफट। आ गए? कौन कौन आ गया हाथ ऊपर कर दो। सर बिल्कुल सर, ठीक है ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ो तो। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, जल्दी चलो। देखा पहला क्वेश्चन? सर फिर पहला क्वेश्चन? अरे भैया लॉन्ग आंसर का तो पहला है ना, ऐसे मुझे भी दिख रहा है कि 62 नंबर डला हुआ है, 62 डला हुआ है, लेकिन है तो पहला ही क्वेश्चन ना। ठीक है सर, ठीक है सर। All energetically effective collisions does not result in a chemical change। भैया कहने का तात्पर्य यह है कि जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है तो भी वो प्रोडक्ट बन जाएंगे या केमिकल चेंज हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है सर। सर मैंने हमेशा आपको दो चीजें बताई है जो कोलिजन थ्योरी ने कहा था। किसने कहा था? जो कोलिजन थ्योरी ने। क्या कहा था? सुनो, कोलिजन थ्योरी ने पहला पॉइंट यह कहा था कि सर सबके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, सारे मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये था इनका। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन होना चाहिए। हाँ, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन, तभी आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, नहीं तो प्रोडक्ट आपके फॉर्म नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है सर, तभी जाके आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, नहीं तो नहीं होंगे सर, नहीं तो नहीं होंगे। मैंने कहा अच्छी बात है सर, मतलब ये दो वो कंडीशन है जिसके बाद आपके प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनने वाले। मैंने कहा ठीक है सर, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है सर? प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन का मतलब, मैंने कहा आ जाओ इधर समझा देता हूं। देखो, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, अपन लोग भी टकराते हैं। देखो एक टकराना ऐसा होता है, आधा आधा,
एक टकराना ऐसा होता है टच करके जाना, और एक टकराना ऐसा होता है एकदम बीचों बीच। ये 3 टाइप के टकराना है। पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, इस तरीके के कोलिजन सबको देखने को मिलते हैं। और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन। ये वाला, इसी से ही आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन। मान लो भैया आप सबको आगे आगे टकराना है और पीछे कोई पीछे टकरा रहे तो कोई मतलब थोड़ी है, इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो फिर अपन आगे बात नहीं कर पाएंगे। फिर आपको जो करना है आप वो कर लो, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए है, अनिवार्य है, बिल्कुल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात होती है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ही बताऊंगा, पहले इतना नोट डाउन करिए जल्दी। अब यहां पर उन्होंने बोला कि उसके पास एनर्जी तो बहुत है, एनर्जेटिकल है सारे कोलिजन्स, लेकिन सर फिर भी केमिकल चेंज नहीं आ रहा है। तो रीजन इज दैट कि वहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पा रहा है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, इतना हो गया। चलो देखो, कोलिजन थ्योरी क्या कहा था? In case of collision, the rate of reaction generally depends on 2 factor, namely energy and orientation factor। यही मैंने बताया, एक आपके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और एक आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन का फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और दूसरा आपके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपके पास है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सर, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, अपन देख लेंगे सबको, ठीक है। समटाइम्स सर्टेन रिएक्शन विच आर हाईली एक्सोथर्मिक डू नॉट प्रोसीड। ऐसा होता है कि हाईली एक्सोथर्मिक मतलब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी लेकिन वो प्रोसीड नहीं कर पाए। रीजन पता है क्या है? एनर्जी तो थी, एनर्जी वाला फैक्टर था, लेकिन ओरिएंटेशन वाला फैक्टर नहीं था। कौन सा वाला फैक्टर नहीं था? ओरिएंटेशन वाला फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन वाला फैक्टर यहां पर नहीं था, इसीलिए ये चीजें देखने को मिलती है। हमने कहा ओके सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं। हो गया डन। चलो भाई स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। देखिए, this means that the reaction have sufficient activation energy to make the collision effective। ठीक है, रिएक्टेंट के पास sufficient activation energy होनी चाहिए कि कोलिजन को इफेक्टिव बनाया जाए। However still do not proceed at a given temperature because the reactant molecules are not properly oriented at the time of collision। देख रहे हो, प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं थे। क्या नहीं थे सर? प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं थे, इसीलिए आपका कोलिजन नहीं हो पाया। प्रॉपरली ओरिएंटेटेड नहीं थे, इसीलिए आपका कोलिजन नहीं हो पाया। मैंने कहा ठीक है। ऑल एनर्जेटिकली इफेक्टिव कोलिजन डू नॉट रिजल्ट इन अ केमिकल चेंज। सारे इफेक्टिव कोलिजन एनर्जेटिकली है, वो रिजल्ट चेंज में नहीं आएंगे जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा। For example, the formation of methanol from bromoethane depends upon the orientation of the reactant molecules as shown below। भैया एक रिएक्टेंट का ओरिएंटेशन बहुत मायने रखाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहां पर अगर देखा जाए तो ब्रोमोमीथेन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? OH से, तो यहां पर अल्कोहल बनेगा और ब्रोमीन निकल जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि OH की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। मेरे को अगर आपको याद हो तो सर ये मैकेनिज्म जो दिखाएगा ना, ये दिखाएगा कौन सा चल रहा है अपना केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं ये मानता हूं आप लोग मेरा हेलो एल्केन पढ़ के बैठे होंगे, हेलो एल्केन पढ़ के बैठे होंगे, तो ये दिखाएगा SN2 मैकेनिज्म। ये पता है कौन सी फाइटिंग करेगा? ये गोरिल्ला फाइटिंग करेगा। शिवाजी द महाराज बिल्कुल पीछे से मारेगा, एकदम गोरिल्ला फाइटिंग है ये। कौन सी फाइटिंग है? गोरिल्ला फाइटिंग कहते हैं इसको, है ना, गोरिल्ला फाइटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, जहां से दाव देखो वहीं पर मारो घसीट के। तो इसमें इसमें ऐसा होता है कुछ, थोड़ा सा बता भी देता हूं। चलो, ये हमारा स्ट्रक्चर है ब्रोमीन वाला।
तो अब जो OH है ना वो इधर अटैक नहीं करता है, OH को अटैक करना होता है पीछे। तो अब बात वही हो गई, अगर आप OH को आगे रखोगे तो अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन OH को कहां रखना पड़ेगा आपको, पीछे, क्योंकि वो यहीं से इसको अटैक करेगा और फिर यहां से ब्रोमीन बाहर जाएगा। तो ओरिएंटेशन यही कहलाता है कि OH की पोजीशन एक जगह पे फिक्स होनी चाहिए और वो प्रॉपर ओरिएंटेशन कहां होगा, उसके पीछे साइड, क्योंकि वो जो यहां पर फाइटिंग करता है वो करता है गोरिल्ला फाइटिंग, जहां पर जगह होती है वहीं पर वो अटैक करता है। तो हमने कहा ठीक है सर, उस तरीके से तो हमें फिर उसको हराना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा। जल्दी नोट डाउन कर लो इतना, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। डन, चल। ये देखिए, मैंने भी यही कहा था आपको अभी, ये मॉलिक्यूल है CH3Br और ये अपना OH। अब इस OH की पोजीशन बहुत मैटर करेगी। ये जो OH है ना, ये सर पीछे होना चाहिए, इधर आगे से नहीं। अच्छा मान लो, चलो एक बार आगे से लड़वाते हैं और एक बार पीछे से लड़वाते हैं। सर जो आगे से लड़वा रहा होगा उसमें कोई कोलिजन नहीं होगा। ये देखिए सर, ये आगे है तो नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, लेकिन इस केस में OH कहां था, पीछे। देखिए पीछे से जुड़ा है, जुड़ा है पीछे से, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। और उसके बाद फिर आपका देखिए, और अगर आप लोग जानते हो तो बेटा ये बताओ, ये ज्योमेट्री चेंज हुई है, उल्टी हो गई। जब भी ज्योमेट्री उल्टी हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, जब भी ज्योमेट्री पूरी उल्टी हो जाती है तो इस तरीके के कन्फिग्रेशन को क्या कहा जाता है। और ये मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया, SN2 मैकेनिज्म है। अब SN2 मैकेनिज्म में कौन सा कन्फिग्रेशन होता है, जल्दी बताओ, जब ज्योमेट्री उल्टी हो जाती है। भैया चाहिए मेरे को ये आंसर, मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। कहां पर बताएंगे ये मेरे को, कमेंट सेक्शन में। कहां पर बताएंगे बेटा मेरे को ये, कमेंट सेक्शन में। कहां बताएंगे मेरे को, कमेंट सेक्शन में। जल्दी नोट डाउन करिए सर, फटाफट बिंदास तरीके से नोट डाउन करेंगे, कोई घबराना नहीं है, बढ़िया चल रहा है एक नंबर तरीके से, ठीक है। जल्दी सर, सेशन लाइक कर दिया ना, सेशन लाइक कर दिया ना, ठीक है, ओके डन। सेशन लाइक है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्या है, What happened to most probable kinetic energy and the activation of energy with increase in temperature? अगर आपने मान लो, हाँ आगे ज्यादा चला गया, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है सर, रिएक्टेंट है, क्या कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। इस रिएक्टेंट पे दो दिक्कतें हैं, क्या सर, एक तो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैंने यहां पर हीट दी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ेगा दोनों पे। मैंने कहा भैया यार सिंपल सी बात होती है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जी हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एक तरीके से मॉलिक्यूल को एनर्जी देना, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक यूज होगी। तो अगर आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाया है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ ये चीज एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी है। सर हमारे पास एक बैरियर होता है, एक्टिवेशन बैरियर, देखो ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, ये हमारा ऐसा बैरियर होता है कि ये क्या बार बार छोटी पेंसिल आती है ना, मजा नहीं आता है सर। ये एक बैरियर होता है, ठीक है, इस बैरियर को अपन नाम देते हैं एक्टिवेशन बैरियर। अब सारे मॉलिक्यूल के पास कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिपेंड करेगा। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है कि वो इस बैरियर को पार कर सकते हैं तो वो लोग तो प्रोडक्ट में पहुंच जाएंगे। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यहां प्रोडक्ट होता है, तो इसको पार करने के लिए इनको लगती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब सबके पास तो उतनी नहीं होती है, एक दो के पास होती है, कूद के चले गए।
तो अब आप क्या करते हो, यहां से आप क्या प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर। आप मॉलिक्यूल को ले जाते हो, सॉरी रिएक्शन को कराने के लिए टेस्ट ट्यूब उठा के ले जाते हो कहां पर, बर्नर पे, और बर्नर पे हीट करते हो। हीट करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब इन मॉलिक्यूल्स को क्या देना, एनर्जी। और जब इनको एनर्जी मिलेंगी तो ये लोग इतने सफिशिएंटली आसानी से इस बैरियर को पार करने की कोशिश कर देंगे। तो इनडायरेक्टली इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है सर जी, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, बढ़ जाती है। जल्दी देखो एक बार, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये मेरा यहां पर रीजन था, जल्दी सॉरी, हो गया, हो गया, पक्का। चलो अब पढ़ेंगे सर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही मैंने अभी कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing हायर एनर्जीज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देख रहे हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते आओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। 101% लिखवा लो। क्या सर, लिखवा लो, कहीं से कहीं तक लिखवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। कहीं से कहीं तक लिखवा लो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। चलो इतना जल्दी नोट करो भैया, स्क्रीनशॉट लिया करो। अबे आजकल तो बहुत अच्छे से जमाना है, सिर्फ 3 उंगली खींचो फट से स्क्रीनशॉट आ जाता है। मैं हट जाऊं क्या, नहीं तो मेरी फोटो ही लेते रहोगे तुम लोग। चलो ले लिया, पक्का। आगे देखो, अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ग्राफ जो बनाएगा वो, यही मैंने आपको बताया था, ये देखिए। ये देखिए, ठीक है। और ये जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये T+10 पे, ठीक है, बिल्कुल तरीके से। और ये देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ऐसा। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। द एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट टाइम t। दिस शोड इट्स ऑल्सो इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। यही मैंने आपको बताया, राइज इन टेम्परेचर पे, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। ज्यादा अमाउंट के उधर साइड जाने लगते हैं, फटाफट रिएक्शन करने लगते हैं। दिस शोज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर बाय द फॉलोइंग अरेनियस इक्वेशन। और ये रही वो अरेनियस इक्वेशन, क्लियर इक्वेशन, क्लियर इक्वेशन। सर यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं इस ग्राफ को। इस ग्राफ को कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं अपन, तो इस ग्राफ को यहां पर एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलो देख लो जल्दी, जल्दी देख लो, जल्दी। डन, पक्का, जल्दी। चलो क्या है सर, सुनो 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 सुनो। डिस्क्राइब हाउ डज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द रिएक्शन। कह रहा है कि जब भी आप कैटलिस्ट का यूज करते हो, जब भी आप कैटलिस्ट का यूज करते हो, एंथैल्पी पे कोई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ करके बताइए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। डेल्टा H इज इक्वल टू 0।
डेल्टा H इज इक्वल टू 0। जो डेल्टा H है वो इक्वल टू क्या है, 0 है। मैंने कहा ठीक है सर ये प्रूफ करना है। तो सर मैंने आपको पढ़ाया भी है, कैटलिस्ट सिर्फ एक ही काम करता है, सिर्फ लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। वो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो बाद में डिकम्पोज होता है और उसके बाद फिर आपका पूरा प्रोसीजर करवा देता है। अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में समझाऊं तो इधर आओ जरा, अगर अपन ग्राफ के फॉर्म में समझें, मान लो ये आपका था, ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, ये आपके प्रोडक्ट की है, ये विदाउट कैटलिस्ट की बात करी है मैंने, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन है, भैया बैरियर तो होगा। और ये जो है ये वाला, कौन सा वाला है, ये वाला, ये विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन बैरियर। अब मान लो कैटलिस्ट आए, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कहता है भाई सबको एनर्जी देने से अच्छा इस बैरियर को तोड़ो, फटाफट तोड़ो इस बैरियर को। तो वो इस बैरियर को तोड़ने का काम करता है और एक छोटा बैरियर बना देता है, ये देखिए। तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फटाफट ऊपर चले आएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब अभी भी समझो आप क्या कहना चाह रहा हूं कि सर यहां पर तो अभी भी रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है दोनों केस में, और प्रोडक्ट की एनर्जी भी इतनी है दोनों केस में। अब इन्हीं का एनर्जी चेंज तो निकालते हैं, एंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी चेंज। और जब इन दोनों का एनर्जी चेंज निकालोगे तो वो इतना ही आ रहा है, चाहे वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आए चाहे वो कैटलिस्ट के एब्सेंस में आए, तो वो एनर्जी चेंज दोनों केस में कैसा है सर जी, इक्वल। दोनों केस में कैसा है, इक्वल। तो कैटलिस्ट जो होता है वो एंथैल्पी को छेड़ता ही नहीं है, कहता है तुमको जो करना है वो कर लो, हमसे बात मत करो। कहता है तुमको जो करना है कर लो, हमसे बात मत करो। मैंने कहा कर भी नहीं रहे भाई, तुम में क्या कुछ लगा हुआ है जो हम बात करेंगे तुमसे, निकलो इधर से साइड में। तो हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको इतनी नाटक आ रही है तो चलने दो, तो चलने दो। तो अभी एक एक करके मैं आपको यही सारी चीजें बताऊंगा। ये मैंने आपको बेसिक कंक्लूजन बता दिया कि यही आने वाला है। विदाउट कैटलिस्ट में भी ये ग्राफ था, विद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में हमारा ये वाला ग्राफ था। दोनों में देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सेम, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सेम, तो दोनों के बीच का जो एंथैल्पी चेंज है वो कैसा है, इक्वल है। इसलिए हम कहते हैं कैटलिस्ट के आने से एंथैल्पी चेंज में कोई फर्क नहीं आता है। देखो अब पढ़ेंगे सर, जम के पढ़ेंगे, आ जाओ। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता। और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट रिमेन्स द सेम। जैसा हमने डाला था, अगर हमने 5 ग्राम का डाला है ना कैटलिस्ट को, तो हमें 5 ग्राम का ही मिलने वाला है। और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, वो रिएक्शन में सिर्फ गाड़ी की तरह, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप गाड़ी का सहारा लेते हैं, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, बस वैसे ही कैटलिस्ट है। ये थोड़ी होता है कि आपके खून में मिल जाएगी गाड़ी, है ना, ये आपका खून उसमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर कोई छेड़छानी नहीं होती है, ठीक है। चल, the action of the catalyst can be explained, the action of catalyst can be explained by the intermediate complex theory। कौन सी थ्योरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी सर। वो क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारी फ्री वैलेंसीज होती है, तो वो सबको जोड़ लेता है और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन by forming temporarily bonds with the reactant resulting in an intermediate complex। भैया क्या होता है कि एक चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर आपको अभी नहीं है, जिसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन एग्जाम्पलर में पढ़ाऊंगा। सरफेस केमिस्ट्री में एक चीज अच्छी है सर, कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती हैं, ऐसे कैटलिस्ट के सरफेस पे, और वो क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, कहता है आजा आजा, और सारे रिएक्टेंट इसके ऊपर आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, टेम्परेरी बॉन्ड। और उसके बाद ये जो सारे रिएक्टेंट इस पे चिपक जाएंगे, इसको अपन कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं सर, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आई कि कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसके ऊपर आते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड बना के वो बना लेते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा फॉर्म कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। लो बना भी देता हूं, ऐसे सारे ए वाले मॉलिक्यूल इसके ऊपर जुड़ गए,
ऐसे सब में जुड़ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस स्टेट को कहते हैं हम ट्रांजिस्टरी स्टेट या एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं। दिस हैज अ ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोज टू यील्ड द प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट। फिर ये क्या होगा, फर्दर टूटेगा, ये सब रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट। और फर्दर जब ये टूटेगा तो आपको ये देखिए बी एज अ फॉर्म प्रोडक्ट मिल गया और आपका कैटलिस्ट वापस से रिमेन्स एज इट इज। ये देखो सारी वैलेंसीज के साथ बैठा हुआ है, ये डरता तो है नहीं, ये देखो इस तरीके से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन, एक नंबर बात कही है सर, एक नंबर बात कह दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहां तक करिए, फिर अपन आगे चलते हैं। सर खत्म करेंगे आज इसको, हाँ पूरी जान से। 64 पे आ गए, मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे को यहां तक लग रहा है 66 या 67 क्वेश्चन होंगे, 3-4 क्वेश्चन और होंगे इसके बाद। चलो देखो, कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये बात तो वो कहते हैं ना जग जाहिर है, ठीक है। द इंटरमीडिएट फॉर्म विद द कैटलिस्ट पजेस मच लोअर पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एनर्जी कम होती है देन द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द नॉर्मल रिएक्शन। सर क्या होता है, दोनों केस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब हम नॉर्मल बना रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो हमने अभी बनाया उसकी एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट ऑन द पोटेंशियल एनर्जी एंड दस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैं आपको भी बता ही रहा हूं, बस ग्राफ बताऊंगा जल्दी, फटाफट देखिए यहां पे, जल्दी 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 अभी ग्राफ बनाएंगे बढ़िया तरीके से, कोई तकलीफ की बात नहीं है, जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर, कोई भी दिक्कत आए तो। पक्का डन, हो गया। चलो 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 चलो, मेरे हिसाब से आगे चलेंगे। द इंटरमीडिएट फॉर्म विद द कैटलिस्ट पजेस मच लोअर पोटेंशियल एनर्जी देन द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द नॉर्मल रिएक्शन। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग कैटलिस्ट ओवर द पोटेंशियल एनर्जी एंड द दस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये अपन ने एक और बार पढ़ दिया। अब यहां देखो सर, ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। अभी मैं कैटलिस्ट नहीं डाल रहा हूं, तो कैटलिस्ट जब मैं नहीं डाल रहा हूं तो ये ग्राफ है, दिख रहा है। अब इंटरमीडिएट पता है कहां बनता है, यहां पे, तो देखिए इस इंटरमीडिएट की एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, ये देखिए, दिख रहा है, बात समझ पा रहे हो। और ये जो है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी है, लिख लो, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट है ना, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ये वाले की, ठीक है। रुक जाओ, मैं छुपा देता हूं उसको भी छुपा दूंगा मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे को। ये लो, है ही नहीं कोई कैटलिस्ट वाला भी। ये लो, कोई कैटलिस्ट है ही नहीं अभी तो, दिख रहा है, कोई भी नहीं। और अब देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एंथैल्पी चेंज होता है वही तो होता है, ये रहा डेल्टा एच। डेल्टा एच इज कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब कैटलिस्ट नहीं आया। तो ये है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, पहले इतना बनाओ। और भैया हम जानते हैं जो एंथैल्पी चेंज होता है स्टेट फंक्शन होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि भैया क्या पाथ है कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बस ये फर्क पड़ता है इनिशियल और फाइनल स्टेट से। इसीलिए डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन। इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस है, आपको क्या कहलाएगा, डेल्टा एच। क्या कहलाएगा, डेल्टा एच। मैंने कहा ठीक है सर, जल्दी देखो, जल्दी देखो, देखा। चलो अब लेके आ रहा हूं कैटलिस्ट को,
इससे ले आऊं, नहीं इससे ला दो। अब देखो कैटलिस्ट आएगा, ये देखो जब कैटलिस्ट आया तो देखिए सर एनर्जी कम हो गई, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट तैयार किया, उसने जो क्या तैयार किया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसकी एनर्जी कम थी किसके कंपैरिजन में, पहले वाले में। देखो ना, ये उसका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होगा और ये ऊपर वाले का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, देखिए ना एनर्जी कम है। हाँ देखिए ना एनर्जी कम है क्या नहीं है। और लेकिन जो कैटलिस्ट वाला था उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही था, कैटलिस्ट वाले का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही था रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का यही था। मतलब अब अगर मैं बोलूं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मतलब यही एनर्जी है किसके बीच में भी, जब आपने कैटलिस्ट को लेके आया। तो कैटलिस्ट जब भी आता है तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है उसकी को ज्यादा स्टेबल बनाता है, कम एनर्जी पे तैयार करता है, लेकिन इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी से कोई छेड़छाड़ी नहीं करता, इसलिए इंथैल्पी चेंज कैसा रहता है, सेम। वो सिर्फ किसको छेड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। वो सिर्फ किसको छेड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। बिल्कुल जल्दी लिखेंगे ग्राफ और एक बार चमका बनाएंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। जल्दी एक जिसको समझ में आ गया हो चमका जरूर बनाएंगे सर, बिंदास तरीके से चमका बनाएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो लाइक और चमका लिखेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल एक तरफा तरीके से, फिर इसको कंक्लूड करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो भैया हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कंक्लूड कर देते हैं भैया इस क्वेश्चन को फटाफट। Enthalpy of reaction delta H is a state function and is defined as the difference of enthalpy between the product and the reactant। भैया रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा बिल्कुल सही बात कही है सर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। डन, एक नंबर। कैसा सर, एक नंबर, डन। चल आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर, द यूज ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बट डज नॉट अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, बट डज नॉट अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, कोई एंथैल्पी पे अफेक्ट नहीं करता। Thus the enthalpy of reaction remains unchanged when the catalyst is used in the reaction। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैटलिस्ट को यूज करो या ना करो, रिएक्शन में एंथैल्पी के चेंज पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इवन गिव्स फ्री एनर्जी पे भी चेंज नहीं आता है, सिर्फ ये बैंड बजाता है किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। कहता है तेरे को तो कम करे बिना मानूंगा नहीं, तेरे को तो कम करे बिना मानूंगा नहीं, सिर्फ ये बैंड बजाता है किसकी, उसी की। चल जल्दी देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, बिंदास तरीके से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यार मैं आपको पहले बात बताता हूं, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है तो सिर्फ एक नंबर में, इनने लॉन्ग आंसर में रख दिया एक नंबर या फिर कभी दो नंबर में। पहली बात तो इसके चांसेस बहुत कम है बेटा, इसके चांसेस ऐसे मान के चलिए 50% है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, लेकिन फिर भी आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भैया दोनों का मतलब समझो सर, क्या अपना इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और मैं अगर बात करूं तो एवरेज रेट। भैया इन दोनों पे लड़ाई है बहुत जम के, इन दोनों पे लड़ाई है बहुत जम के। अब मैं बताता हूं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, लार्ज ड्यूरेशन
लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे अगर निकालते हो तो उसको कहते हैं एवरेज रेट। उसको क्या कहते हैं अपन? एवरेज रेट। एक लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे अगर निकालोगे तो उसको अपन कहते हैं एवरेज रेट, और अगर एक इंस्टेंट टाइम पे निकालोगे तो उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। बस इतना फर्क होता है दोनों में, और कोई फर्क नहीं होता। आप ग्राफ के माध्यम से भी समझा देंगे तो भैया इधर तो एवरेज निकालेंगे। जैसे लेट सपोज मैं आपको कहता हूं t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, अकेले इस पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लेके आए और आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लेके आ गए 15, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस। लेकिन मान लो फिर उसके बाद आप 10 तक गए, तो 10 सेकेंड पे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या लेके आए? क्या लेके आए? मान लो 17 आई। फिर आप t इक्वल्स टू 15 सेकेंड गए, तो यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या लेके आए? अगर आप देखो तो इधर पे आई 16, ये आ गई। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल लो तीनों का। तीनों का एवरेज निकालोगे तो आप क्या करोगे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही करोगे आप। तीनों का टाइम लेके प्लस कर दो और इसका लेके डिवाइड कर दो, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 15 + 17 + 16, ये एवरेज हो जाएगा। यहां से एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप निकाल रहे हो तो उसको अपन कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहते हैं सर जी उसको अपन? इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहते हैं सर जी अपन उसको? इंस्टेंटेनियस रेट। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया जा रहा है, एक नंबर। जल्दी बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। जल्दी बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। हो गया पक्का? आप देख लेते भैया इनने क्या लिख के रखा है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टाइम पे इट्स अकर्स विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम होता है ये, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है भैया, ये बहुत छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। देख लीजिए जल्दी, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए होता है ये। क्लियर? क्लियर? जल्दी बोलो। क्लियर? डन? बढ़े आगे? चलो अब यहां देखो, ये देखिए छोटे टाइम के लिए अगर निकालना है सिर्फ t1 के टाइम पे, t1 पे निकालना है, तो ये देखिए यहां पे तो क्या कर रहे हैं भैया? टेंजेंट निकाला जा रहा है। टेंजेंट पे निकलेगा ना वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेस अपॉन, यही होता है ना अपना, क्या नहीं होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही निकाला जाता है। तो dx अपॉन dt, देखो बहुत छोटे टाइम के लिए। या अगर अपन कहते हैं कि भैया ये देखिए dx पे कौन है? प्रोडक्ट है, और नीचे कौन है? टाइम है। तो ये जो हमारा निकाला जाता है dp अपॉन dt, बहुत छोटे टाइम के लिए, जिसको अपन क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ये रहेगा आपका, एक पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, सर आपसे कोई नहीं पूछेगा ये ग्राफ वगैरह, मैंने आपको बोला ना बेटा जो मैं बताऊंगा बस वो करते चलो, आपको कोई टच कर दे तो बात वाली बात है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बता रहा है क्योंकि सिंपल सी बात है, और ये आपका टाइम बता रहा है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? चेंज इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, एक छोटे से टाइम के लिए। तब अपन इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तब उसको अपन क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बिल्कुल, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कोई तकलीफ यहां तक? कोई तकलीफ यहां तक? चलो कोई भी तकलीफ हो तो बता दिया करो। कोई भी तकलीफ हो तो बता दिया करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलो अब एवरेज के बारे में देख लेते हैं सर। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। किसका सर? डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एक हमारे पास पूरा डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम होगा। इट अकर्स ड्यूरिंग लार्ज स्पैन ऑफ टाइम।
बहुत लंबे टाइम में निकालेंगे हम। किस में निकालेंगे? लंबे टाइम में। आपको तो मैं बस कह रहा हूं बेटा याद रखो कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और आपका क्या बोलते हैं एवरेज रेट क्या होता है, दैट्स इट। उसके बाद कोई नहीं। ये देखिए सर, इस पे दो टाइम पे निकालना है, मान लो एक ये T2 और T1 के बीच में, ये निकालना है सर ये। तो इसका रेट क्या होगा? तो मैंने कहा भैया चेंज निकाल लो। चेंज क्या होता है सर? बड़ा माइनस छोटा। तो ये देखिए ये ज्यादा है ये कम है, तो A2 माइनस A1 और नीचे हो जाएगा T2 माइनस T1। यहां से आ जाएगा एवरेज रेट, जिसको अपन लिखेंगे डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और नेगेटिव में आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? कम। रिएक्टेंट की बात चल रही है। और ये माइनस जो होता है ये यही दर्शाता है, क्या दर्शाता है? डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या दर्शाता है? डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। मैंने कहा ठीक है सर, माइनस का ये मतलब होता है ये डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा है। नहीं, प्रोडक्ट में भी हो जाता, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रोडक्ट में भी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो सकता था, लेकिन बस यहां होता है, यहां प्लस साइन होता है क्योंकि यहां पर बताता है इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, जल्दी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई तकलीफ? बिल्कुल बताइए, कोई तकलीफ? डन। चल फेवरेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे बना लो भैया अपने 16-17 चांद सितारे तोड़े लाऊंगा, सारे इस पे रख लेना ना, किसी और के लिए तोड़ने नहीं है, क्वेश्चन के लिए तोड़ो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये पूछ सकता है बिना कोई दिक्कत के सर, इस पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा सर। With the help of an example, explain what is meant by pseudo first order reaction। बस मेरे को ये नहीं पता सर इनने एग्जाम्पल क्या दिया है, और मैं दूंगा ईस्टर हाइड्रोलिसिस का, तो एक बार इनका देख लूं क्या दिया हुआ है। अच्छा वही दिया है, वही दिया हुआ है भाई, वही दिया है। चलो ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझाना है ना, ठीक है। ये लीजिए आपका ईस्टर, ये आपकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। ईस्टर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब बात को समझना, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या होता है सर जी, अगर मैं आपसे बोलूं तो भैया इसकी मॉलिक्युलरिटी मेरे को 2 दिख रही है, मतलब ये जो रिएक्शन है बायमॉलिक्यूलर है। अब एक चीज और है कि सर ये जो पानी है ना, पानी बहुत एक्सेस में है, मतलब वो गाना जो है ना, मैं तो पानी पानी हो गई, वो ये रिएक्शन वही बोल रहा है, ये रिएक्शन वही बोल रहा है कि भैया यही हो गई है, पूरा रिएक्शन यही बोल रहा है कि पूरा पूरा पानी पानी हो गया, मतलब यहां पर पानी बहुत ज्यादा एक्सेस में है। अब एक्सेस का मतलब समझो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि लेट्स सपोज कि आपके घर पे पानी खत्म हो गया था, आपने एक टैंकर मंगवाया है, ठीक है। जब भी वो टैंकर आता है पानी का, आप उसके पीछे कभी ना कभी तो आपकी गाड़ी चली होगी, है ना, कभी भी आप जा रहे होंगे तो गाड़ी के पीछे आप देखना टैंकर के पीछे थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है, और जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा जहां खाली होना है, तो कोई भी मकान मालिक हो गया या फिर आपके दुकान का शॉपकीपर हो गया जिसने वो पानी मंगाया था, तो वो ऐसे झांक के नहीं देखता कितना पानी, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है रास्ते में इतना पानी गिरेगा, और सर जितना आपने पानी मंगाया उसके कंपैरिजन में वो जो पानी गिरा है ना वो बहुत कम है, मतलब बहुत माइन्यूट है, मतलब उसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं जितना पानी गिर गया। तो सर मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन में ये बहुत एक्सेस है, तो जब पूरी रिएक्शन भी हो जाएगी ना, तो मुझे प्रोडक्ट में भी ये इतना मिलेगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि इसका कोई कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो, और जिसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता भैया वो इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर अफेक्ट नहीं करती। तो इसके एक्सेस होने की वजह से मैं पानी को यहां पर कंसिडर नहीं करूंगा। तो जो मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा, रेट लॉ इज नियरली आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो डायरेक्ट सिर्फ किस पे बिलोंग करेगा, ईस्टर पे, और ईस्टर के आगे कुछ नहीं है, 1 है। तो इसीलिए इसको मैं कहता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिख तो रही है बायमॉलिकुलर, और हमें ऐसा लग रहा था सेकंड भी होनी चाहिए, लेकिन जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो वैसा नहीं हुआ, इसीलिए मेरे को इसको कहना पड़ा क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थी ये बायमॉलिकुलर, हो सकती थी ये सेकेंड ऑर्डर, लेकिन नहीं होने के वजह से, क्योंकि H2O का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर चेंज नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने फिर उसको वहाँ पर कंसीडर नहीं किया। और मैंने ये बोला कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी होगी ईस्टर की, इसीलिए सिर्फ ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से ही हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाएंगे, और रेट लॉ में सिर्फ किसको कंसिडर कर पाऊंगा मैं, ईस्टर को। इसलिए ईस्टर की पावर आ गई 1, ईस्टर की पावर आ गई 1, ठीक है। और मैंने यहां पर नाम दे दिया क्या सर जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या नाम दे दिया सर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो एक बार, ये रहा। क्या कहेंगे इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी देख ले एक बार तो मजा आ जाएगा, जल्दी देख ले एक बार तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको पीछे दिखा दूं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज बायमॉलिकुलर बट ऑर्डर इज 1 is called pseudo first order reaction. This happened when one of the reactant is in large excess. Example, acid hydrolysis of the ester ethyl acetate. इथाइल एसीटेट का क्या करवा रहे हैं अपन, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो अपन जानते हैं रिएक्शन, मैंने रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं करवाई थी, लेकिन आप जानिए पहले एक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। ये बन गया एसिड, ये बन गया अल्कोहल, ये लोग यहाँ से टूटते हैं, ठीक है। और वाटर के अंदर दो चीजें होती है, H और OH। तो H उसने इसको दे दिया तो CH3COH, और OH इसको दे दिया तो C2H5OH, ठीक है। अब सुनिए, सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको सेकंड एग्जांपल दे दिया। मैं कहता हूं सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखो, काम हो जाएगा। ये आपका सेकंड एग्जांपल दे दिया। क्या सर, केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ये क्या बोला मैंने, केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ये आपका सेकंड एग्जांपल है। देखो जल्दी 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 जल्दी, हो गया, डन 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 डन। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? हो जाए तो बता दीजिएगा सर। ठीक, ओ सर जी ये तो एंड पे ही आ गए, अपन एंड पे ही आ गए, लास्ट ही था ये। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो मैंने कहा था ना 66 क्वेश्चन है सर अपने पास। कितने क्वेश्चन हैं? 66, बढ़िया तरीके से। सर अब इसको रख के रखा था लॉन्ग आंसर में, लेकिन ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है सर, 2 नंबर का क्वेश्चन, ये आएगा पक्का। मैं आपको बता भी देता हूं अभी लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस आपको ज्यादा फोकस है इस पे। तो 90% का चांस होता है सर इस क्वेश्चन का। तो मैं आपको अभी सारे क्वेश्चंस का बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 66 आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो पहले इसका पहले जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करता हूं मैं आपसे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका, जल्दी। हो गया, चलो अब देखो एक बार। इसमें से दोनों की डेफिनेशन, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन, 50% चांसेस। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अभी तक नहीं, इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कैटलिस्ट किसको चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट किसको चेंज कर देता है।
कैटलिस्ट गैस फ्री एनर्जी को चेंज करता है, इंथैल्पी को चेंज करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को, इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। और ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाले का आप मान के चलिए 70% चांस है, क्योंकि अपन जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बढ़ती है, क्योंकि इनडायरेक्टली अपन एनर्जी देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा याद रखना है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। दो कंडीशन होती है, ये दोनों कंडीशन होगी तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। पहला भैया प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन होना चाहिए। तो ये भैया मैंने आपको बता दिए कि ऐसे आपको ध्यान देना है। अब आपको मुझे ये बताना है कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको कौन सा लगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको कौन सा लगा, जो आपको लग रहा है सबसे ज्यादा चांसेस। मैंने बता दिया सबसे ज्यादा चांसेस यहां पर पूरे आज के लेक्चर में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो फाइनली इस वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं। मजेदार शानदार तरीके से इसको खत्म किया है, और मैं ये मानता हूं कि भैया आप लोग ने भी इसको बढ़िया तरीके से करा होगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो सर ये जरूर कर लेना, जो अभी नया आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लगे रहते हो सर जी 11वीं का लेक्चर कब आएगा, सर 12वीं का लेक्चर कब आएगा, सर लाइव कितने बजे होते हैं, सर जी रिकॉर्डेड कितने बजे आते हैं। तो ये सब आपको पता है कब पता चलेगा, जब आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे फोकस करिए। और भाई ये तो बहुत जरूरी है यार, भाई थोड़ी मेहनत लग रही है यार, है ना, थोड़ी नहीं बहुत लगती है। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अगर वीडियो पसंद आया है तो। सर ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखो सर, नीचे वहां पे क्लिक करिए, सीधे अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% फ्री वॉच, 100% फ्री, मजेदार शानदार और लाजवाब, कोई दिक्कत क्या नहीं है। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, काय में फ्री में प्रोवाइड किया जाता है हाई क्वालिटी कंटेंट आपको एक नंबर तरीके से, बिल्कुल एक नंबर तरीके से। हमने कहा ठीक है डन। आर टॉप कोर्सेस कौन से भैया, टॉप कोर्सेस। मैंने कहा ठीक है सर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये भी आपको करवाया जाता है। वही सर, और कितना चाहिए। और भी है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। सर क्रैश कोर्स की बात तो ना करें तो ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो बस कुछ दिनों में चालू होगा, तूफान मचा देंगे सर, एकदम तूफान। आप लोग चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो, एड फ्री सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वाईटी पे भी सब अवेलेबल है, अगर यहाँ पढ़ना हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। ठीक है सॉरी, हाँ सर जी यहाँ पे भी प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, बस लगे रहो बढ़िया और शानदार तरीके से। तो एक बार लेक्चर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुछ डाउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। अब मिलेंगे कल। सर लेकिन टाइप 6 तो खत्म, मतलब कल एक नया चैप्टर आने वाला है। सर क्या आने वाला है कल चैप्टर, बेटा कल के चैप्टर की तो बात ही अलग है, तो वो पोल अभी नहीं खोलूंगा, आप जरा कमेंट सेक्शन में लिखो कल कौन सा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक और शानदार, एक और बेहतरीन, एक और लाजवाब लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।